Hello, dear students. Once again, a very special welcome to all of you in the online series of classes. Last time हमने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कंप्लीट किए थे. आपने शायद यूट्यूब चैनल पे देखा भी होगा, जिसमें हमने सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि सोल्यूशन होता क्या है, किस किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स उसमें थे जो हमने आपको क्लियर कराया था. उसके बाद आपके बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले. उसमें W/W, W/V, V/V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन सारा हमने क्लियर किया था सर. ठीक है. आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, और इस टॉपिक के ऊपर पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं इन CBSE एग्जामिनेशन एज वेल एज इन जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्टेट एंड स्कूल एजुकेशन. ये जो टॉपिक है ना सर, इस टॉपिक को दो फेस में हमने डिवाइड करके हैं. सॉल्युबिलिटी, पहले वो समझ लेते हैं होता क्या है सॉल्युबिलिटी, कैसे आप सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं, गैस का लिक्विड में कैसे सॉल्युबिलिटी देखते हैं. उसके बाद हम एक स्पेशल लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सॉल्युबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहेंगे तो सॉल्युबिलिटी उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे सिंपल टर्म में. डेफिनेशन पे जाएंगे ना सर, तो इट्स एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, कोई भी चीज हो, which can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी गिवन सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो पाता है, उस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कितना अमाउंट उसमें सॉल्युबल हुआ, उसको हम बोलेंगे सर सॉल्युबिलिटी. क्लियर? अब ये जो सॉल्युबिलिटी टर्म है ना सर, मैंने पहले आपको बताया, ये जो सॉल्युबिलिटी टर्म है उसको हम दो डोमेन में यहां पढ़ेंगे, दो पार्ट करके पढ़ेंगे. पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. पहले केस में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड में सॉलिड कैसे सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. उसके नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे गैस इनटू लिक्विड. ठीक है सर. सॉल्युबिलिटी दो टर्म में हम पढ़ेंगे. पहला टर्म में सॉलिड लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. दूसरे केस में हम पढ़ेंगे गैस लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है, कौन से लॉस इसको गवर्न करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, सब हम डिटेल में आज पढ़ेंगे. ओके. सबसे पहला पार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. फाइन. यहां ना सर पहले कुछ छोटे छोटे टर्म है वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको शायद ये आगे जाके समझ आएगा सब कुछ. कोई भी चीज, सबसे पहला है डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वगैरह वगैरह. तो होता क्या है सर, आपने क्लास 9 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, वही सारे टर्म्स मैंने यहाँ रखा क्योंकि बहुत आगे जाने के बाद कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, छोटे से फेनोमेनन को, तो वो हम क्लियर करके जाएंगे. सबसे पहला है सर डिसोल्यूशन. मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा दूंगा. ये डिसोल्यूशन में आपको समझा दूंगा. मान लो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, पानी है. ठीक है. इसमें ना सर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, इसमें पानी में शुगर ऐड कर रहे हैं. तो जितना शुगर इस पानी के अंदर या पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं. कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसॉल्व होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर डिसोल्यूशन. ठीक है. पानी है ये, पानी सर, पानी हम ऐसे बनाएंगे, ये पानी है. ठीक है सर. जब हम पानी में शुगर ऐड करते हैं ना सर, तो ये शुगर के पार्टिकल्स ना इन पानी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में चले जाते हैं, इसीलिए हमें वो दिखने नहीं लगता, पूरा सॉल्युबल हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनने लगते हैं. उसी के साथ साथ एक होता है सर क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ये तो आप सबको क्लास 9 में पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. मान लो ये हमारा पानी है, क्लियर है सर. इस पानी में मैंने शुगर ऐड करना शुरू किया.
बहुत सारे शुगर ऐड किया मैंने इसमें, ठीक है। शुगर ना उसमें डिजोल्व होते रहते हैं सर, डिजोल्व होते रहते हैं। एक स्टेज ऐसे आता है कि उसमें अब और शुगर डिजोल्व होने की कैपेसिटी नहीं रहती, मतलब उस सोल्यूशन को हम बोलते थे सर सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में आइडिया दिया जाता है। सर किसी भी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट का, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया, तो एक मैक्सिमम अमाउंट उसमें जा पाता है। उसके बाद अगर आप उसको फर्दर डिसॉल्व करेंगे ना सर, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता है। रीजन, जितने भी वाटर के बीच में स्पेसिस थे ना सर, वो सारा शुगर के मॉलिक्यूल्स ने कवर कर लिया। अब तो कोई जगह नहीं है वहां, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अब केमिस्ट्री क्या बोलता है वो सुन लेना। केमिस्ट्री बोलता है सर, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। जब भी आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं, तो उसका डिसोल्यूशन होता है सर। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट घुसने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं, जिस वजह से एक सोल्यूशन बनता है, ये बनता है। पहला प्रोसेस तो ये हुआ। अब ना सर एक स्टेज ऐसा आता है, यहां सुन लेना, एक स्टेज ऐसा आता है, आप क्रिस्टलाइजेशन समझ लेना सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला। ये सारा पानी है, क्लियर। इसमें हम शुगर ऐड करते हैं, जैसे मैंने शुगर ऐड किया ना, शुगर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जाके डिसॉल्व हो जाता है। आपको दिखता ही नहीं है कि उसमें शुगर है कि नहीं कुछ टाइम तक। फिर जब आप बहुत ज्यादा शुगर ऐड करते हैं ना सर, वो एक्सेस शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता क्यों है, कैसे बनता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ही यहां से आपने शुगर ऐड किया, जगह नहीं है, ये शुगर जाके ना जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी शुगर डिसॉल्व फॉर्म में है, उनके साथ टकरा जाते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने से ना सर ये शुगर क्रिस्टलाइज होके नीचे गिर जाते हैं, शुगर के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। कुछ शुगर्स जो सॉलिड फॉर्म में है ना सर, वो पानी में जाने के बाद जो डिसॉल्व फॉर्म में शुगर्स है, उनके साथ टकरा के उनका क्रिस्टलाइज करा देते हैं सर, पानी के नीचे सेटल करा देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर, जगह तो है नहीं, डिसॉल्व होने की भी तो कोशिश करना है सर, कंपटीशन है। तो क्या करेंगे, ये शुगर जाके जो पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व फॉर्म में शुगर है, सोल्यूट है, उस सोल्यूट के साथ टकरा जाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइज होकर नीचे सॉलिड फॉर्म में सेटल हो जाते हैं सर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाता है, तो इन इक्विलिब्रियम रहता है सर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। एक साइड से डिसोल्यूशन होते रहता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता रहता है, और दूसरी साइड से क्रिस्टलाइजेशन भी होते रहता है सर। नया कोई सॉल्यूट आया ना, उसको जगह भी मिलेगा, है ना, और यहां से उसका क्रिस्टलाइजेशन होता रहेगा। ये दो प्रोसेस बहुत अच्छी तरह समझ लेना, ऑल्दो इट्स समथिंग वेरी बेसिक, लेकिन जब तक आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा सर दिस इज समथिंग वेरी टफ। एंड आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, वहां आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू दिस मच डिटेल। कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, डू कम एंड डू आस्क मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। Although I never kept any scope of any confusion in my lectures, मैं कहीं भी कोई स्कोप नहीं, मतलब इतना तो ये 9 क्लास के लेवल का है, इतना शायद आपको पहले से पता भी होगा, फिर भी मुझे लगता है सर क्लियर करके जाना चाहिए, तभी जाके बच्चों को टॉपिक समझने में मजा आता है सर। क्लियर। तो उसके बाद कोई पूछेगा सर ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो बोलना किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो पाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सर, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ेगा, ये डेफिनेट सी बात है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट इसमें स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फाइनल बात ये बोला कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाता है, तो वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहता है कि यहाँ से डिसोल्यूशन होते जाएगा, वहां से क्रिस्टलाइजेशन भी होते रहता है सर, ताकि जो सॉल्यूट ऊपर से जा रहे हैं, सैचुरेटेड तो बना है सर, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट जाएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेशन आता है ना, तब क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। ऊपर से जो सॉल्यूट आता है, वो अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसके साथ टकरा के क्रिस्टलाइज हो जाता है, नीचे सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है। फिर आप बोलते हो सर अब आगे शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, क्या हो गया सर, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। ऑल्दो ऊपर से जो जा रहे हैं वो डिसॉल्व हो सकता है उसमें, दूसरे का क्रिस्टलाइजेशन करके, सो दैट्स एन ऑप्शन अवेलेबल विद अस। ओके, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ते हैं सर, जिसमें
हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या क्या फैक्टर हैं जो उस चीज को अफेक्ट करता है, यानी कि उस सॉलिबिलिटी को कम या ज्यादा करता है, वो हम देख लेते हैं सर। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे 100% ये सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगा सर, कि अगर आपका सोल्यूट कैसा है, किस नेचर का है, सॉल्वेंट क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मैं डिटेल में अभी बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट है टेम्परेचर। आपका जो सॉलिबिलिटी है ना सर, यहाँ सॉलिड और लिक्विड वाले केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो इंक्रीज भी हो सकता है टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज भी हो सकता है, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। एंड द लास्ट वन इज प्रेशर। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सर, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो हाईली कंप्रेसिबल नहीं होता, तो प्रेशर का ज्यादा मार्क्ड इफेक्ट नहीं रहता है। तो शुरू करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लास 11th में हमने एक एनालॉजी पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उसका मतलब ये हुआ कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता है, या दोनों पोलर है या दोनों नॉन पोलर है, तो वो 100% एक दूसरे में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं सर। जैसे NaCl का बात करते हैं और पानी में मिला देते हैं, इसको अच्छी तरह डिसॉल्व होते हैं। रीजन ये भी पोलर है, ये भी पोलर है सर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो अच्छे से सॉल्युबल होगा। अगर NaCl है, आप बेंजीन में डाल दो, NaCl पोलर हुआ, बेंजीन नॉन पोलर, पर लाइक नहीं हुआ, अनलाइक हुआ, तो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूट कैसा है, किस नेचर का है, पोलर इना, नॉन पोलर इना चीन, और सॉल्वेंट आपका क्या है, उस पर जरूर डिपेंड करता है सर। तो ये दिमाग में रख लेना। द नेक्स्ट पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर सर। जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड पढ़ने जाओगे ना, तो आपको एक सिंपल सा एक वेरिएशन देखने को मिलेगा टेम्परेचर का इस वाले पार्ट में। जैसे आप यहाँ जैसे आप टेम्परेचर का देखोगे ना, एक मार्क्ड सा, वो बोलेगा भाई टेम्परेचर के साथ या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में ना टेम्परेचर का एक अजीब सा वेरिएशन देखने को मिला। ये इंक्रीज भी हो रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था, और ऐसा भी हो रहा था सर कि एक टाइम पे इंक्रीज हो रहा और सडनली डिक्रीज हो रहा सर। तीनों का मैं रीजन आपको बोलने लगता हूँ। ये डिक्रीज है, मैंने गलत लिखा है, इसको कॉपी पेस्ट करके। सबसे पहले देखते हैं सर, मैंने बोला 3 चीज हो सकता है जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो सकता है, या एक इर्रेगुलर बिहेवियर दिखा सकता है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सर। सबसे पहला ना सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, उसका रीजन देख लो सर। रीजन यह है, उस केस में ना उनका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। उसका मतलब होता है सर ये प्रोसेस ना एंडोथर्मिक है सर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वो सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बनता होगा। अगर किसी जगह एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 है तो वो पक्का एक्सोथर्मिक होगा। कहने का मतलब है कि वहां सॉल्यूशन बनने के बाद हीट रिलीज होगा ऑटोमेटिकली, वही से तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लास्ट वाला मैं अलग से बताऊंगा। जिस प्रोसेस में या जिन कंपाउंड्स में, जैसे हम NaCl की बात करते हैं, Na2SO4 की बात करते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं इनका। जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में डाल के या किसी चीज में डाल के, तब ना सर ये हमेशा हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बनाते हैं सर। जितना हीट, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जितना हीट मिलेगा उतना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। तो जिसको हीट की जरूरत है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसीलिए बोला पहला केस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, कंडीशन इज that its enthalpy of solution is greater, should always be greater than 0, for example NaCl and Na2SO4, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर एंडोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर का पहला इफेक्ट है। मैंने बोला कुछ कंपाउंड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। कोई आपको रीजन पूछेगा तो बोल देना सर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मींस ये जो कंपाउंड्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनको और हीट देगा तो और अच्छी बात है, और अच्छा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज with increase in temperature for some compounds. For some compounds, and solubility decreases with increase in temperature.
टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा सर। रीजन सर उनका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन जीरो है। तो क्या हुआ, लेस देन जीरो है तो वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक कंडीशन में है, खुद हीट बना रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको थोड़ी जरूरत होगा सर हीट का, ऊपर से और टेम्परेचर लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। दे आर ऑलरेडी जेनरेटिंग हीट, वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में है। जैसे कंपाउंड्स का मैं एग्जांपल दूंगा, लिथियम सल्फेट है एक, इस कंपाउंड में ना आप हीट टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों? रीजन इज द प्रोसेस इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन जीरो, means if you want to provide more and more heat definitely solubility will decrease in this case. And last one, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है आइडियल बिहेवियर। एक कंपाउंड ऐसा था, एक सॉलिड ऐसा था जिसको जब मैंने, जैसे ये सॉल्युबिलिटी है या ये टेम्परेचर है, जिसको जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया ना सर, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगा। एक टेम्परेचर ऐसा आया सडनली इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगा सर। अभी तक एक नॉर्मल ट्रेंड था, या तो पूरा इंक्रीज हो रहा था या पूरा डिक्रीज हो रहा था। कुछ कंपाउंड्स हमने ऐसे दिखे जिसमें ना सर सॉल्युबिलिटी पहले तो अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, फिर उस कुछ देर बाद डिक्रीज होने लगा। एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, पता किया गया, तो पता चला, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका Na2SO4.10H2O का, और एक है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है सर। 32.8 डिग्री सेल्सियस तक ये बहुत अच्छा इंक्रीज होने लगा सर, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक ठाक सॉल्यूशन इसका बढ़ रहा था। रीजन पता किया तो पता चला कि यहां पहले ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट था, ये जो सॉलिड है दैट इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जैसे ही 32.8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो ये सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस में चेंज हो गया सर, मतलब जो सॉलिड था ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट था, 32.8 डिग्री पे पहुंचते ही सॉल्युबिलिटी सडनली डिक्रीज हुआ। तो रीजन पता चला, 32.8 डिग्री पे पहुंचने के बाद ये जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट था दैट कंप्लीटली चेंजेस इनटू सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जहां पानी बिल्कुल ना हो, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। सो दिस वाज द रीजन। कुछ कंपाउंड्स में पहले सडनली राइज होता है, फिर सडनली डिक्रीज होता है। तीनों का मैंने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी आपको बता दिया, फिर भी अगर ज्यादा चाहिए तो दैट विल बी अवेलेबल इन आवर नोट्स, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डन, टेम्परेचर डन, लास्ट इज प्रेशर। मैंने पहले बोला सर प्रेशर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड तो बिल्कुल अनकंप्रेसेबल है सर, नॉन कंप्रेसेबल है, तो प्रेशर का उसके ऊपर कोई मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता। इसका इफेक्ट होता अगर सॉल्यूट हमारा गैस होता, सॉल्वेंट लिक्विड होता, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर अप टू हियर। लेट्स मूव टू द मेन पार्ट। मैंने बोला सर सॉल्युबिलिटी टॉपिक है, उसको दो डोमेन में हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, एंड द सेकंड पार्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है बट उसमें से ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं सीबीएसई में। इसमें से तो आपको मैं बताऊंगा 1000 क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा। सर कोई मुझसे पूछेगा कि सर गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी में कैसे डिफाइन करूं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is called solubility of gas in liquid। कितना वॉल्यूम ऑफ गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसके कुछ गिवन वॉल्यूम में, ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर पे उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलेंगे। अब ना सर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करने का कोई तरीका चाहिए ना, मुझे न्यूमेरिकली चाहिए भाई सॉल्युबिलिटी कितना हुआ। टू फॉर्मूलास आर अवेलेबल, मोलैरिटी के टर्म में भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, बट वी विल यूज मोल फ्रैक्शन। इस बार हम मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छी तरह यूज करेंगे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो 100% मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही हम सॉल्युबिलिटी निकाल के देंगे। अभी बाद में एक स्पेशल लॉ आएगा हेनरीज लॉ, उसमें भी हम ये सारा चीज डिटेल में करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड को अफेक्ट करता है। वैसे कुछ फैक्टर्स और पढ़ेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड पे अफेक्ट करता है या वो ये करता है। अब देखते हैं, सबसे पहला है, उसमें भी हमने पढ़ा, इसमें भी पढ़ेंगे सर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहने का मतलब ये है सर
नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग क्या हैं, किस टाइप के हैं, उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी बढ़ता भी है या घटता भी है। कुछ अच्छे से एग्जांपल्स लेके आए हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये ना सर पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है, जबकि अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व होते हैं सर। रीजन क्या होता है, ये ना सर पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, दूसरे कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। और ऐसा पता चला कि ये जो सल्फेट है ना सर पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड है। जब दो एक गैस और एक लिक्विड केमिकली ये करेगा, केमिकली इंटरैक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से सॉल्युबल होना चाहिए। वो नए कंपाउंड्स बनाना चाह रहे हैं मिलके, तो इसीलिए कुछ कंपाउंड्स अच्छे सॉल्युबल है पानी में, कुछ जो गैसेस हैं, सॉरी कुछ गैसेस हैं वो पानी में कम सॉल्युबल है। रीजन मैंने बोला केमिकल इंटरैक्शन। लेटर वाले केस में, इन दोनों के केस में वो पानी के साथ मिलके कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं जैसे सल्फ्यूरस एसिड वगैरह, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए। Next and the most important thing is solubility decreases with temperature because gas dissolves in liquid with evolution of heat. यहां बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीज है सर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा सर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। किसी ने पूछा सर रीजन, मैंने पहले स्लाइड में आपको सारा रीजन बहुत डिटेल में बता दिया। मान लो एक प्रोसेस है जो एक्सोदर्मिक है, रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होता है, आप उसको और हीट दे देंगे तो सर कहाँ अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है सर। ये ना सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है ना वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होता है वहीं से। अब ऊपर से आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, पसंद नहीं होगा सर। इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहीं रीजन पूछा गया एक लाइन लिख के देना, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, they already generate heat, so with the increase in temperature there will definitely less solubility will be there in case of gas into liquid. I hope it's very clear. Now moving to one of the most important factor affecting the solubility of gas into liquid, प्रेशर। यहां तो बिल्कुल प्रेशर इफेक्ट करेगा सर, सॉलिड के केस में नहीं किया था। रीजन, ये हाईली कंप्रेसिबल है सर गैस। मैं आपको बताता हूं कैसे करता है, पहले जनरल देख लेते हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, इफ यू इंक्रीज प्रेशर, solubility of gas will increase if you made an increase in the pressure। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कराओगे तो solubility डेफिनेटली इंक्रीज होगा सर, ये गारंटी है। अब देख लेते हैं कैसे होगा वो। मैंने एक बहुत छोटा सा एनिमेशन रखा है आपके पास, पहले एनिमेशन था फिर मैंने मिटा दिया अच्छे से आपको समझाने के लिए। मैं करता हूं सर, पहले यहां से एक पिस्टन रख देता हूं, दोनों केस में यहां से एक पिस्टन, मतलब इसको अगर मैं दबाऊंगा ना तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, अभी अच्छा खासा कम प्रेशर है। मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए और दबा देता हूँ सर, और नीचे लाता हूँ थोड़ा। यहाँ बहुत अच्छा खासा जगह है लिक्विड और गैस के बीच में, यहाँ बहुत कम जगह है लिक्विड और गैस के बीच में। इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर डाला गया है, यहाँ कम प्रेशर डाला गया है, ये आप समझ सकते हो सेटअप। अब ना सर जब इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व होने आते हैं, ऐसे पानी में डिसॉल्व होने आते हैं। तो क्या होता है सर, जब ये गैस मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व होने आता है ना सर, उसी तरह इसमें जो कुछ गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गया ना, वो वापस, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ जगह है, ये वापस जाने एक इक्विलिब्रियम में रहता है सर। गैस मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होने आते हैं तो कुछ गैस मॉलिक्यूल निकाल के वापस जो जगह है वहां पे उसमें निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं सर आप, इसका मतलब ये हुआ कि जितने गैस मॉलिक्यूल यहाँ आ रहे हैं सर, उतना यहाँ से एस्केप होने की भी प्रोबेबिलिटी है ना। प्रेशर कम है तो जितना गैस मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व होगा ना, उतना गैस मॉलिक्यूल पानी से निकल के भी जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कम है इस केस में। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ना सर आपका हाई प्रेशर है, मतलब हमने इसको इतना दबा दिया, पिस्टन से इतना दबा दिया, तो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो गया, बहुत कम जगह है। उससे क्या होगा ना सर, जितने भी गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पे अच्छा खासा जगह था, यहाँ कम जगह है ना, सारे गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पास आ जाते हैं सर। अपना सर बहुत सारे गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने जाते हैं, जाता ज्यादा है, सॉरी डिसॉल्व होने ज्यादा गैस जाता है, वापस कम आ जाता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया सर, बढ़ गया सॉल्युबिलिटी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया
गैसेस का पानी में सॉल्युबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। इसमें ना प्रेशर कम था, तो जैसे ही डिजोल्व हुआ वहां से एस्केप भी हो रहा था, इसीलिए कहा गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब देख लेते हैं सर नेक्स्ट पार्ट। इस चीज को न्यूमेरिकली समझाने के लिए सर ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ज्यादा दूर नहीं, 2020 का देख लेना, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज सर। सीबीएसई बहुत कम ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जहां डिफाइन करना हो, डायरेक्ट आंसर लिखना हो। 2020 में एक क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ, डायरेक्ट क्वेश्चन 1.5 मार्क्स, और उसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और करके बहुत खूबसूरत 2 डेफिनेशन इसका लिखा है। ठीक है, हेनरी ने कहा solubility of gas into a particular liquid at a particular temperature, solubility of gas into liquid at a particular temperature is directly proportional to partial pressure या pressure of gas in equilibrium with the solution। पहले ये हम आपको समझा देते हैं सर। मैंने आपको कहा ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है सर, जिसमें लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक, यहां से गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व भी हो रहे हैं, कुछ गैस डिसॉल्व फॉर्म में भी है, कुछ गैस इसमें डिसॉल्व फॉर्म में भी है, कुछ गैस यहां से डिसॉल्व होने आ रहे हैं या कुछ वापस भी तो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन गैसेस का किसी पर्टिकुलर इसमें सॉरी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। कितना ज्यादा प्रेशर आप यहां लगाओगे या कितना ज्यादा प्रेशर अवेलेबल है, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसका होगा सर। अब हो सकता है यहाँ एक गैस नहीं, एक से ज्यादा गैस होगा, तो हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपना एक प्रेशर लगाएगा, नाइट्रोजन अपना एक प्रेशर लगाएगा, इसीलिए यहाँ पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज हुआ है। किसी भी गैस का एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। मान लो हमने पहले बोला मैं इसको और नीचे थोड़ा लाऊंगा और नीचे थोड़ा लाऊंगा, तो ये सब बहुत क्लोज आ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सीधे इसमें सॉल्युबल हो जाएगा सर, वापस जाने की गुंजाइश कम है। साथ में एक कॉन्सेप्ट लिखा है इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, है ना सर। इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन मतलब जैसे ही ये गैस यहाँ डिसॉल्व होता है तो यहाँ से एक गैस वापस भी तो जा सकता है, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वहां पे। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको सर ये तो बहुत लंबा है, झंझट दिख रहा है, ऐसे लिख लेना कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas in the solution। बहुत शॉर्टकट है। या सबसे अच्छा वाला टर्म आप ये वाला लिख लेना सर, समझने के लिए तो ये अच्छा है, लिखने के लिए ये अच्छा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, जो गैस अभी वेपर फेस में है ना सर ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने बोला सर सॉल्युबिलिटी तो ठीक है, लिखने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने के लिए सॉल्युबिलिटी को हम या तो मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते थे या मोल फ्रैक्शन में। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे सर। अब इसका ना सर हम इसको ना हम एक न्यूमेरिकल शेप दे देते हैं सर, जो इस रॉल्ट साहब ने बोला। रॉल्ट साहब ने बोला जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है पी है या स्मॉल पी, जो भी आपको अच्छा लगता है लिख लेना, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है बोल रहे इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही तो बोला सर, मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आपने सेकंड लेक्चर में देखा होगा या पहले लेक्चर में जहां भी हो। ये उन्होंने मैथमेटिकली बोला, मैथमेटिकली ऐसा बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम किससे मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना सर, तो वहां एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहां उस कांस्टेंट को हम के एच लिखते हैं सर, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा सर अभी, हेनरीज कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा, ये वाला, तो सीधे क्या करना है आपको, यहां से लिखना है यहां तक और छोटा सा एक ग्राफ बना देना। ग्राफ मैं अभी समझा रहा हूं, आप 120% यू विल एक्सेल इन दैट मार्क्स। ठीक है, यही हुआ। अब देख लेते हैं सर, जो P इज इक्वल टू के एच एक्स है, ये पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये तो एक कांस्टेंट है जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ये फार्मूला हुआ। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, P इज इक्वल टू के एच एक्स काई। अब हमको पता है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ c की जगह कुछ भी नहीं है, प्लस 0 होना चाहिए। जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये एक्सप्रेस होता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है सर, स्ट्रेट लाइन। y जगह तो बेटा y की जगह क्या है, p है पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर होगा y एक्सिस पे।
एम एक्स की जगह काय है, मोल फ्रैक्शन है, तो एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन रख लेना, एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन रख लेना। और जो इक्वेशन है सर, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी इक्वेशन आता है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ये यहां से गया सीधा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहां पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ। फाइन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर स्ट्रेट लाइन क्यों आया, जीरो से क्यों शुरू हुआ, तो इंटरसेप्ट इसका देख लेना बेटा, प्लस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस जीरो होगा, प्लस सी, सी की जगह कुछ भी नहीं है जीरो, तो वो ग्राफ हमेशा जीरो से शुरू होता है। और नीचे से ऊपर क्यों गया, दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप, है ना सर। ये जो एक्स एम का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू, दैट इज उसके आगे प्लस का मतलब साइन प्लस है, माइनस होता तो ऐसे ग्राफ होता, ऊपर से नीचे आता है ना। ये तो आप सबको पता है, 9 क्लास में पढ़ाया जाता है आजकल। सर पार्शियल प्रेशर को आपको वाई एक्सिस पे लेना है। देखो मैं फिर से बना देता हूँ, y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की जगह काय आया, तो मोल फ्रैक्शन पे अरे जो y एक्स सॉरी एक्स एक्सिस का पार्शियल प्रेशर को रखते हैं y एक्सिस पे, ठीक, यहां से देख लेना। तो फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपका ग्राफ विद अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब दी एम जगह के एच दे, तो कोई आपको पूछेगा सर स्लोप किसके बराबर है, तो आप बोल देना एम की जगह कौन आया, के एच है। तो इस ग्राफ का स्लोप हेनरीज कांस्टेंट के बराबर है सर। तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया है उसमें से हेनरीज कांस्टेंट चाहिए, तो इसका स्लोप निकाल लेना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू निकल आएगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, ज्यादा एग्जीगरेट नहीं करना इस चीज को, ज्यादा चीजों को क्या बोलते हैं टफ नहीं बनाना, इससे ज्यादा सीबीएसई को चाहिए ही नहीं, बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाट सीबीएसई वांट्स फ्रॉम यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेटर एंड बेटर मार्क्स इंशाल्लाह दिस ईयर। ये था सर हेनरीज लॉ, और करके मैंने दो चीज समझा दिया, ऊपर वाला समझ आता है ऊपर वाला लिखो, नीचे वाला समझ आता है नीचे वाला लिखो, लेकिन नीचे वाला लिखेगा तो आपको ये न्यूमेरिकल बेस अच्छे से मिलेगा, उस हिसाब से आप आगे कर लेना। फार्मूला बनता है पहले, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, कांस्टेंट लगा देना, हेनरीज कांस्टेंट करता हूं, फिर उस हिसाब से ग्राफ बना देना, इट्स ऑल फाइन सर। फाइन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर अब हम जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ बनाया हुआ है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। We have already read the Henry's law, बहुत इंपॉर्टेंट एक हेनरीज लॉ हमने पढ़ा, सारा कुछ क्लियर किया। और हेनरीज लॉ में एक हेनरीज कांस्टेंट आया, अब हम इनका कुछ इन्फरेंस निकाल लेते हैं सर, कुछ मतलब निकाल लेते हैं। ये जो के एच वैल्यू है, अब आप सोच रहे होंगे सर के एच वैल्यू कहाँ से है, तो हमने एक फार्मूला लिखा था P इज इक्वल टू के एच काई, ये मोल फ्रैक्शन, ये हेनरीज लॉ था सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, यही पढ़ा था। अब देख लेते हैं सर, जब के एच वैल्यू है ना सर, पहले तो वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो के एच है ना, वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा, सारे गैस के लिए के एच का वैल्यू सेम नहीं होगा, कुछ गैस के लिए के एच का वैल्यू कुछ और होगा, कुछ गैस के लिए के एच वैल्यू कुछ और होगा। इफ यू स्टिल वांट दैट नंबर, इट्स अवेलेबल इन द एनसीईआरटी, आप देख लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, के एच का वैल्यू जितना ज्यादा उतना कम वो सॉल्युबल होगा पानी में या लिक्विड में। देख लेना P इज इक्वल टू के एच काय। अब मुझे निकालना है सर, काय, काय निकालना है, तो ये के एच नीचे आएगा, P डिवाइडेड बाई के एच। तो मुझे बोलना सर के एच और काय के बीच में, मान लीजिए सॉल्युबिलिटी है, काय तो सॉल्युबिलिटी दिखाता है, के एच हेनरीज कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आया, फार्मूले के हिसाब से इनवर्सली रिलेशनशिप आया, ये और ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एच बढ़ने पे काय घटेगा, अरे जिसका ज्यादा के एच होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, जिसका कम के एच होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। सर ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आप समझ लेना, के एच वैल्यू इंक्रीजेस, सॉरी इसका पहले हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, के एच का वैल्यू ज्यादा होगा ना तो सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए सर, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, के एच वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो के एच वैल्यू है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाता है सर, मतलब अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो के एच वैल्यू इंक्रीज हो जाता है सर, क्या हो जाता है, या ऐसे इसका हम एक उल्टा मीनिंग भी निकालेंगे। उल्टा मीनिंग ये है के एच और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है सर, के एच और सॉल्युबिलिटी का उल्टा रिलेशनशिप है।
उल्टा रिलेशनशिप है, यहां देख लेना के एच ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, क्लियर सी बात है। अब वो है, और के एच और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होगा, मैं यहां दोबारा लिखता हूं, आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, के एच इज इक्वल टू, या इसको लिख लेते हैं, काई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई के एच, और लिख देता हूं के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के एच कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, के एच ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ये तो सबको क्लियर है। अब मैंने ये भी बोला कि जो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट, वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो के एच ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब के एच और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, के एच और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उस हिसाब से टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों? काई ना के एच है, सॉल्युबिलिटी और के एच का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो के एच और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो टेम्परेचर और के एच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो के एच और ये टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का तो इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ सर के एच और प्रेशर का इनवर्स सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन के एच और टेम्परेचर का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का भी इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, यही लिखा मैंने। दिस डिपिक्ट्स दैट solubility of gas decrease with increase in temperature। सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो solubility ज्यादा होगा, फार्मूले से अच्छे से पहचान लेना। एक बार फिर स्टेटमेंट देता हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो solubility ज्यादा होगा। सर उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम क्लियरिंग ऑल थिंग्स, 1 2 3 देख लेना। 2016 में आया, 17 में आया, 21 में आया शायद, और इससे पहले भी बहुत बार आया। एक लड़का मुझे बोल रहा था सर, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया मुझे, वॉइस मैसेज, सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर मैं तो यही सोचता था कि मछली को सर्दियों में ठंडा लगता होगा, सब आराम से घर में कहीं बैठता होगा अंदर घुस के, आज पता चला कि मछली तो ज्यादा कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल है। सर ये क्या रीजन है, तो समझ लेना सर। एक्वेटिक स्पीशीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, एक्सप्लेन। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको ठंडे पानी से ज्यादा गर्म पानी से ज्यादा ठंडे पानी में कंफर्टेबल फील होता है, उसका रीजन देख लेते हैं। हमने एक बहुत क्लियर सा चीज बोला सर कि जो टेम्परेचर है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है सर। अब ये बेचारे एक्वेटिक स्पीशीज है ना, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है सर, पानी में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस गैस का या उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का पानी में सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर कम होगा। मैंने बोला ना सर, टेम्परेचर कम है उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा उतना सॉल्युबिलिटी कम, यही तो बोल रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होगा, ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडे पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा उन मछलियों को या उन एक्वेटिक एनिमल्स को, तो अच्छा कंफर्टेबल। जैसे जैसे अब मान सकते हो एक कमरा है, सारे खिड़कियां बंद है, गैस वेस जलाया हुआ है, आपको दम घुटने लगता है सर, ऑक्सीजन की जो इंटेक है वो कम होगा। उसी तरह उनको भी होता होगा, जब पानी गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो उनको दम घुटने लगेगा, हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होता होगा। दैट्स द रीजन एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। लिखने के लिए आएगा सर, आप हम क्या लिखें, आप तो ऐसे बोले जा रहे हो, तो लिखना एस the temperature decreases, solubility of gases in liquid increases. So what do we have to do? When solubility of gas in liquid increases, dissolved oxygen is available in much dignified form. Dissolved oxygen is available in sufficient form to the aquatic animals. That's why they feel more comfortable in cold water than in warm water. उसी तरह और एक क्वेश्चन आया 2015 में, सीबीएसई वालों ने
Aquatic animals prefer to remain at lower level than at upper level in summer. जब समर आता है ना सर, गर्मी आता है ना, तो इस बार जब मछली पकड़ने जाओगे तो लंबा सा एक कांटा लेके जाना, क्योंकि गर्मियों में मछलियां ना सर लोअर लेवल में, ये अपर लेवल है पानी के ऊपर वाला सरफेस, ये सबसे नीचे वाला सरफेस है लोअर वाला सरफेस। गर्मियों में ना मछली लोग ज्यादा नीचे रहना पसंद करते हैं सर, यहाँ नीचे जाके पसंद करते हैं। यही पूछा कि एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर टू रिमेन एट लोअर लेवल देन एट अपर लेयर इन समर। गर्मियों में मछलियां नीचे जाके रहना पसंद करते हैं, ऊपर क्यों नहीं? फिर सेम रीजन सर, यहाँ ऊपर बहुत सारा सन के रोशनी पड़ता होगा, सनलाइट पड़ता होगा, तो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा गर्म होने लगता है सर, गर्म होने लगता है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा ठंडा रहता है, टेम्परेचर यहाँ थोड़ा कम रहता है, ऊपर डायरेक्ट गर्मी की वजह से टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। अब हमें पता है सर, जहां टेम्परेचर कम वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा। फिर देख लेना, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, नीचे टेम्परेचर कम है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल रहेगा उनके लिए, बहुत अच्छा फील रहेगा। इसीलिए इस बार जब भी आप मछली पकड़ने जाओगे, थोड़ा सा पानी के लोअर लेयर तक जाके उसको पकड़ लेना, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द लोअर पार्ट, इज बिकॉज लोअर वाले पार्ट में टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ऊपर गर्मी की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उनको कंफर्टेबल फील होता होगा सर। दिस इज द रीजन। तो द स्टूडेंट विच सेंड मी अ वॉइस मैसेज सेइंग सर कि क्यों नहीं होता ये, और हम तो सोचते थे सर्दियों में मछलियां कहीं आराम से सोने जाते हैं, ठंडा लगता होगा, ये तो गलत हो गया सर। तो रीजन ये है, दैट्स द रीजन, दे ऑलवेज फील समथिंग मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लेना, समझ लेना, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने मर्जी से अपने वर्ड में लिख के देना, एंड दैट इज व्हाट सीबीएसई लाइक्स द मोस्ट। सो अब हेनरीज लॉ का जो लास्ट पार्ट है सर, हेनरीज लॉ हमने पढ़ा, उसके बहुत सारे जो टर्म्स है उसके बारे में हमने पढ़ा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड रहता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड रहता है, सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी होता है। लास्ट पार्ट है हेनरीज लॉ का, उसके एप्लीकेशन। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं सर, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई के, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एप्लीकेशन जो हेनरीज लॉ है, पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं हेनरीज लॉ, मुझे पता है आप ये था सर हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू के एच काय। हेनरीज लॉ बोलते थे सर कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन। के एच बीच में कांस्टेंट आया था जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, तो ये है सर। अब ना सर, आपको पता है प्रेशर और इसका सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, इतना याद रख लेना। अब एक चीज है सर, पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। आप सभी को पता है सर, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके रखा गया होता है, जैसे आपका ड्यू है, आपका मिरिंडा है ना, और क्या क्या होता है इसमें, बहुत सारे और होते हैं सर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इनको ना सर आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही इनका हम ढक्कन खोलते हैं ना, एक फिश साउंड के साथ कुछ निकल के आता है, विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, एंड दैट इज डेफिनेटली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर वो होता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डाला जाता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बाहर निकल के क्यों आता है वो भी हम आपको बताएंगे सर। ये ना सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ अ सॉल्यूशन which contains a gas dissolved in a liquid। जो आपका जूस है ना वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें ना सर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है हाई प्रेशर में, ठीक है सर, अंडर हाई प्रेशर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो डेफिनेट सी बात है सर डिसॉल्व होगा, मैंने पहले भी आपको फेनोमेनन में समझाया था। अब ना सर, जैसे ही आप इसका ढक्कन खोल लेते हैं तो ये प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, तो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में जूस में ऑलरेडी डिसॉल्व था ना वो सारे बाहर निकल के आएंगे। दिस इज वन ऑफ द
एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको हाई प्रेशर में सील किया जाता है, डिसॉल्व करके रखा जाता है किसमें, जूसेस, ड्यू के अंदर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, या मिरिंडा है, फेंटा है, जो भी है। अब पहले तो ये देखेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दिया जाता है, इससे ना एक टेंजी, एक बहुत स्पेशल सा टेस्ट आता है, अच्छा सा टेस्ट। अगर आप उसको देखना है ना तो उस बॉटल को आप थोड़ा सा शेक करके सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, उसके बाद पीना ना, आपको टेस्ट अजीब सा हो जाता है। द फर्स्ट रीजन इज गिविंग इट अ वेरी गुड टेस्ट, एंड द सेकंड रीजन इज टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहने से ना उसमें बैक्टीरियास वगैरह नहीं लगते, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, प्रिजर्व रहता है। अब ना सर उसको हाई प्रेशर में सील किया जाता है, रीजन हेनरीज लॉ आपका रीजन है सर। हाई प्रेशर करने से क्या होगा सर, हाई प्रेशर करने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उस जूस में या लिक्विड में, वो CO2 अच्छे से डिजोल्व रहेंगे। अब जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में लाके इसको खोलते हैं तो अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो लो होगा, ये प्रेशर बहुत कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, लो होगा। सारे कार्बन डाइऑक्साइड जूस में से बाहर निकल के आते हैं सर विद फिश सॉल्ट, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं एप्लीकेशन फर्स्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में सील किया जाता है सो वो लिक्विड में आराम से डिजोल्व होकर रह सके, सॉल्युबल होकर रह सके, which makes it carbon dioxide dissolve करने के दो रीजन। First, it gives it a very good taste, and the second, it helps in preserving that juice, dew, Fanta, etc. for a longer period of time. That is how you can understand. Second part जो है ना सर, सेकंड पार्ट जो है ना सर वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2020 में, व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हेलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स। क्यों यूज किया जाता है एयर, है ना, वो मैं समझा दूंगा पहले। जो डीप सी डाइवर्स होता है ना सर, मैं यहां बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये एक सी है, ठीक है, ये सी का अपर पार्ट है, ये सी का लोअर पार्ट है, डीप जो बॉटम वाला पार्ट है। डाइवर्स ना रिसर्च करने या कुछ और रीजन से ना इस डीप सी चले जाते हैं, बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। समझ लेना सर, हमेशा याद रखना, जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे ना उतना प्रेशर कम होता जाएगा, जितना आप नीचे जाएंगे ना उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा सर, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब जैसे ही डाइवर्स नीचे आने लगेंगे सर, यहाँ हाई प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर होगा सर, क्लियर। अब इनके टैंक्स में ना सर पहले क्या रहता था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस रहता था, जो वो टैंक पीछे यूज करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, उनमें ना सर स्क्यूबा डाइवर्स इनको बोलते हैं। जब ये जाते थे पानी के नीचे, जो ये डाइवर्स जाते थे पानी के नीचे पीछे टैंक लगा के, तो मैंने बोला सर नीचे क्या है, हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर। तो देख लेना सर P इज इक्वल टू KH का है, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा सर, बहुत ज्यादा होगा ना। तो ये इस टैंक में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना वो बहुत तेजी से ब्लड में डिसॉल्व होने लगता है। क्यों सर, बोला ना नीचे प्रेशर लो, सॉरी नीचे हाई प्रेशर है, हाँ हाई प्रेशर लिखा है इधर, नीचे हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इस टैंक में ऑक्सीजन तो चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसमें साथ में नाइट्रोजन भी है, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ना बहुत तेजी से ब्लड में डिसॉल्व होने लगते हैं सर। क्यों, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा ना, गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा ब्लड में। तो क्या प्रॉब्लम होगा सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, अभी ठीक ठाक चल रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है ब्लड में, ये इसमें एयर के साथ नाइट्रोजन भी अच्छा खासा सॉल्युबल हो रहा है। जब ये साहब अपना काम करने के बाद वापस आएंगे ना सर, जब ये साहब काम करने के बाद वापस आएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, नीचे प्रेशर हाई था, ऊपर जाते जाते प्रेशर डिक्रीज होने लगेंगे। जब प्रेशर डिक्रीज होने लगेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी भी क्या होने लगेगा सर, कम होने लगेगा। कम होने लगेगा तो क्या होगा सर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना बाहर भागने की कोशिश करेगा, बाहर भागने की कोशिश करेगा। उस बीच में ना ऑक्सीजन तो ठीक है सर, आएगा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन जब बाहर भागने की कोशिश करेंगे ना वेंस के थ्रू, इनमें ब्लड्स में कुछ बड़े बड़े बबल्स बनाने लगते हैं नाइट्रोजन के सर। ऑल ऑफ द सडन जब वो ऊपर जाने लगा, प्रेशर सडनली डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, तो ये नाइट्रोजन ना बाहर आने की कोशिश करेगा वेंस के थ्रू। तो ना वेंस में बबल्स जैसे चीजें बनने लगते हैं, बबल्स, नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं, जिसको हम बेंड्स बोलते हैं सर। इस कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको बहुत जल्दी केयर देना पड़ता है, अदरवाइज इंसान की मौत भी हो सकता है, ठीक है। तो
यहाँ ना सर मैंने पहले बोला नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो गया ब्लड में। जैसे ही वो ऊपर आने लगा प्रेशर कम होने लगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी की कम, तो वो जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगा ना। उस बीच में ब्लड स्ट्रीम में या बाहर जो उनके वेन्स है ना उनमें आर्टरीज में ना ये बबल्स जैसे बनाने लगते हैं, बबल्स जैसे बनाने लगते हैं। तो जिस वजह से ना ये वेन्स को ब्लॉक कर देता है सर, ब्लड को सर्कुलेट होने नहीं देता या ऑक्सीजन को एफिशिएंटली जाने नहीं देता, जिस वजह से एक कंडीशन बनता है जिसको मेडिकल टर्म में बेंड्स बोलते हैं, which is very serious. If not treated well in time, it may lead to the death of that particular person. This is one more application. Sir, तो फिर क्या सब मर जाते हैं? नहीं सर, सब नहीं मरते। कुछ कुछ केस में हो जाता है बेंड्स, लेकिन अब एक नया सोल्यूशन निकाला साइंटिस्ट लोगों ने या नए डाइवर्स जो है आपके जैसा नए नए माइंड वाले जो डाइवर्स हैं, स्क्यूबा डाइवर्स, उन्होंने एक तरीका निकाला जो टैंक को यूज करते थे ना सर, पहले उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूज करते थे वो। अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है लेकिन डाइल्यूट किया, उसमें हीलियम ऐड किया, नाइट्रोजन को कम किया, थोड़ा सा हीलियम ऐड कर दिया। यहां पर मैंने लिखा है देखो सर, पहले इन दोनों को ऐड करके 789 617 इतना वो उसमें पहले नाइट्रोजन डालते थे। अब ना नाइट्रोजन को कम करके 56.2% रखा, हीलियम ऐड कर दिया सर उसमें 11.7%। मतलब जो टैंक है ना उसको डाइल्यूट किया हीलियम ऐड करके। डाइल्यूट किया मतलब ऑक्सीजन से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम करके उसकी जगह हीलियम ऐड कर दिया सर। यही क्वेश्चन आया कि व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। तो बोलना है आपको सर अगर नाइट्रोजन का साइज तो बड़ा होता है, एक बहुत अच्छी चीज है कि हीलियम का साइज ना छोटा होता है, बहुत छोटा हीलियम का साइज, तो अगर वापस भी आएगा ना ये वापस भी आएगा ना तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, आराम से बाहर आ सकता है, ये कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेंड्स and forming bubbles in the veins of that scuba diver, air diluted with helium is used in the tanks of scuba divers। इसे आपको लिखना है। तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा सर, ज्यादा नाइट्रोजन की जगह आप कुछ हीलियम भी डाल दिया हमने 11.7%, ठीक है, उससे ना ये इसकी क्वांटिटी कम हो गया तो बेंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी एक तो कम है। दूसरा रीजन ये है कि हीलियम का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये अगर वेन से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगा सर, कोई बेंड्स कोई उसमें बबल्स फॉर्म करके ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करेगा ये। तो एक बहुत अच्छा रीजन है कि एयर टैंक्स जिसमें पहले सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरा जाता था, आज उसमें बहुत अच्छा खासा डाइल्यूट करके हीलियम भर दिया जाता है ताकि बेंड्स जैसे कंडीशन वहां प्रोड्यूस ना हो। तो सिंपल लिखना था सर, इसका आंसर हम क्या लिखते, आप लिखते एयर डाइल्यूटेड हीलियम विथ हीलियम in the tanks of scuba divers is used nowadays in order to dilute the quantity of nitrogen gas in the tank, which may prevent the formation of bends. Also, if helium tries to come out through veins, its size is very small and it will not create a condition like bends. So for the safety purpose of the scuba divers, that particular tank is diluted with helium in order to make the quantity of nitrogen a little bit lesser in that particular tank। ऐसे लिख सकते हैं। And the last application of Henry's law is, जो हम सबको पता होगा क्योंकि वी ऑल आर रिजाइडिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। मैं आपको पहले कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम ये करेंगे। ये लास्ट वाला एट हाई एल्टीट्यूड से कंडीशन एनोक्सिया होता है हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को। एक बार क्या हुआ, व्हेन आई वाज वर्किंग एट इन नुब्रा रीजन, नुब्रा में जब मैं काम कर रहा था, मेरा ड्यूटी पिछले साल 2 साल, तो एक बार मेरे आगे आगे टूरिस्ट के 2 वेन्स चल रहे थे, टूरिस्ट के 2 गाड़ियां चल रहे थे, उनके पीछे में जा रहा था, बहुत ज्यादा बर्फ था वहां पे, तो उन लोगों ने चेन लगा के था, मेरा चेन भी नहीं था, तो मैं उनके पीछे पीछे आराम आराम से जा रहा था। तो जैसे ही टॉप पे पहुंचा, इन मलेशिया के कुछ टूरिस्ट थे उस गाड़ी में, तो ठीक ठाक चला था, फर्स्ट क्लास, अपने अपने मोबाइल्स उठाए, कैमरेज उठाए सेल्फी लेने के लिए। जैसे ही खारदुंगला में 1-2 कदम उन्होंने रखा ना, बस गिरना शुरू हो गया वो लोग, कोई किसी को चक्कर आके गिर गया, किसी को उल्टी आ गया वहां पे। तो वहां पे बर्फ था तो ज्यादा ड्यूटी वाले नहीं थे, 2-3 पुलिस वाले थे एक गाड़ी, 3-4 को तो उसमें ठूस के नीचे लेके गया, ठीक है। उसके बाद गाड़ी नहीं मिला तो टूरिस्ट वाले उसमें भी 3-4 को लेके, क्योंकि उनको लेटा के ले जाना पड़ रहा था। फिर मेरे गाड़ी में भी 1-2 को लेके गया, ठीक है सर। तो नीचे लेके गया, मेडिकल फैसिलिटी दिया गया, डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गया है
SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 से भी कम हो गया था उनके बॉडी में। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ होगा, यही हम तीसरे एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ेंगे। जब ये लोग ऑलरेडी, ये जो टूरिस्ट लोग हैं ना, ये प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, प्लेन्स में रहने वाले लोग। फिर लेह आया होगा ये लोग, यहाँ लेह है, यहाँ खरदोंगला था, ठीक है। तो लेह में अभी थोड़ा सा खरदोंगला से तो थोड़ा नीचे है लेह, थोड़ा एक्लेमेटाइज करने के बजाय वो लोग जल्दी निकल गए खरदोंगला। तो लेह में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा बोल रहा था नोज ब्लीडिंग वगैरह हुआ इनको। तो जैसे ही ऊपर गया, मैंने पहले आपको बोला सर, ऊपर ना ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ प्रेशर आप मान सकते हो बिल्कुल कम होता है सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर या प्रेशर आप मान सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। नीचे प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा था, हमने बोला P इज इक्वल टू KHX, काय प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। जैसे ही ये ऊपर चढ़ते गए ना सर, तो पार्शियल प्रेशर कम होते गए ऑक्सीजन का वहां, ठीक है, प्रेशर कम होता गया तो सॉल्युबिलिटी भी ऑब्वियसली कम होने वाला था। तो आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होते गया तो सॉल्युबिलिटी कम होते गया, तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन ठीक से डिसॉल्व नहीं हो पाया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो क्या हुआ सर, किसी को चक्कर आने लगा, किसी को अचानक बोल रहा था मैं खरदोला में नहीं हूं, मैं कोई बोल रहा था मैं इंडोनेशिया में हूं, कोई बोल रहा था मैं माउंट एवरेस्ट में हूं। एक कंडीशन होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होता है हाई एल्टीट्यूड पे, एक तो वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाते हैं सर, इन एबिलिटी टू थिंक, पहला प्रॉब्लम ये हो जाता है। और दूसरा हो जाता है सर फीलिंग वीक, एक्सट्रीमली वीक, वो खुद को बहुत कमजोर फील करता है, कुछ कुछ लुढ़क जाते हैं चक्कर आके। एक को मेरे गाड़ी में लेके गया हॉस्पिटल तक, और थिंकिंग कैपेसिटी उनका कम, इसीलिए माना जाता है कि पहाड़ों में जो लोग रहता है ना, उनका थोड़ा दिमागी ये कमजोर नहीं होता, बट स्टिल दे थिंक कि उनकी एबिलिटी थिंक करने की थोड़ा कमजोर होता है, बिकॉज दे लेक हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द माउंटेन्स, ठीक है। और एक फीलिंग वीक, चक्कर आना, जैसे हाइट पे जाते हैं चक्कर आने लगते हैं आपको, रीजन यही है, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ऊपर, पर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं जाएगा, तो इंसान का जो सेचुरेशन है बॉडी का ऑक्सीजन का कम होने लगेगा, वीक फील होने लगेगा, अच्छे से थिंक नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन को मेडिकल वाले बोलते हैं एनॉक्सिया। हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर को पूछा मैंने इनको क्या हो गया अचानक, बोलता है इनको एनॉक्सिया हो गया, ठीक है। तो हाई एल्टी में जो ऑक्सीजन की कमी होता है, कंडीशन जिसमें वीक फील करता है, अच्छे से थिंक नहीं कर पाते हैं, उसको एनोक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ भी हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको हम लिख के नोट्स में सारा कुछ, सर वैसे तो मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है, अगर फिर भी आपको लिख के इसमें बहुत डिटेल में चाहे तो यू कैन आस्क फॉर नोट्स। तो यहाँ पे इतना ही हेनरीज लॉ के बारे में। आप क्वेश्चन आता है सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालने के लिए, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देख लेना। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम हेनरीज लॉ पे बेस्ड, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, अगर N2 गैस को बबल्ड किया गया, पानी में डिसॉल्व किया गया, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है, ठीक है सर। N2 गैस का मिलीमोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सर, मिली में तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, दिया हुआ है जो दिया हुआ है वो देख लेना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 बार, बार बहुत जरूरी है, साथ में रख लेना। KH का वैल्यू दिया हुआ है, देख लेना, KH फॉर N2 इज 76.48 किलो बार। नंबर ऑफ मोल्स निकालने सर, डायरेक्ट फार्मूला तो हमारे पास है नहीं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, हम पहले सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, उसी में से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सर, क्योंकि हमें पता है ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा। ये दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ये दो चीजें हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकल आएगा N2 का, तो पहले वही निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू KH काय होता है, क्लियर है। तो अब ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो काय इजीली निकल जाएगा, P डिवाइडेड बाय KH होगा सर, क्लियर। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है बेटा, 0.987 बार डिवाइडेड बाय KH दिया हुआ है 76.48 किलो बार। सर किलो बार दिया हुआ है, इसको बार में चेंज करो, इनटू 10⁻³ कर लेना बार,
या मैं इधर अच्छे से लिख लेता हूँ, किलो बार एम पाउंड से उत्पन्न 10⁻³ बार कर लेना। किलो में 10⁻³ होता है, हमेशा 3 जीरो होता है, तो मैंने इसको तो लिखा, साथ में किलो बार उत्पन्न 10⁻³, क्योंकि ऊपर बार नीचे किलो बार थोड़ी रहेगा सर, दोनों को सेम करना है आपको यूनिट को, तो बार बार हुआ। तो अब कर लेना इसको, छोटा सा कैलकुलेशन है। मेरे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम यही रहता है हमेशा, बस सब कुछ ये आंखें बंद करके यहाँ तक करेंगे, लास्ट में बस टाइम लगाएंगे बहुत आगे पीछे करने में। सिंपल से मेथड यूज कर लेना। मेरे हिसाब से तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि आप इनके पॉइंट्स को इग्नोर करके पहले डायरेक्ट डिवाइड करो, जैसे मैं करूंगा 7 6 4 8, सबको इग्नोर किया, ऊपर 9 8 7, इन दोनों को डिवाइड कर लेना। ठीक है, 3 3 नहीं होगा, एक जीरो डालना पड़ेगा, तो 7 2 14 ज्यादा हो रहा है, तो 7 1 करना पड़ेगा, 7 6 4 8, 8 2 10, 4 5 6 2, 6 7 8 2, 7 8 9 2, ये क्लियर है? ठीक है, 8 9 10, 4 5 6, 6 7 8, ठीक है बेटा, इतना। उसके बाद में कर लेते हैं हम 2 से तो नहीं होगा, और एक जीरो करना पड़ेगा, 7 3 21 ज्यादा होगा तो 2 करेंगे, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 6 4 10, 9 10 11 2, तो इसमें 2 9 11 15 16 17 18 19 20 21 6 है ना, तो 6 9 कम है, 76 69 कम है, और एक जीरो लगा देते हैं, तो ऑलमोस्ट ये होगा सर 9 से, 9 8 72, 9 4 36, 37 38 39 40 41 42 43, 9 4 36, 40, 9 7 63, 64 68 समथिंग आ रहा है, तो 0.129 आया सर इसका ना। अभी करना है, इसमें क्या करना है फिर, 0.129 आया, इनटू देख लेते हैं, नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर लगाओ, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो ऊपर नीचे लगाओ, और यहाँ ऑलरेडी 10⁻³ है, क्लियर। तो इसको क्या मानते हैं सर, 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं, तो बचा 10⁻³ यहाँ एक 10 बचा, तो 0.129 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ 10⁻⁴, देखिए 10⁻³ और 10 10⁻⁴ बन रहा है, जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो 10⁻⁻⁴ बन रहा है, देखो ये 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁴ बन गया, बेस सेम, बेस ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट, ऐसे बोलते हैं। ये नीचे 10⁻⁴ आ गया, अब मैं इस 10⁻⁴ को ऊपर शिफ्ट करता हूँ इसके पास, तो ये एक्चुअल में आपका आंसर आ रहा है 0.129 इंटू 10⁻⁻⁴। सर ये क्या फाइनल आंसर है? नहीं, ये तो मोल फ्रैक्शन है, आपका काई का वैल्यू है। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता था, लेक्चर नंबर 1 में देख लेना, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही करना था। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे सर, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ वाटर कितना है सर, 1 लीटर, तो वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो हमेशा 1000 ग्राम मानते हैं हम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, तो 55.5 समथिंग आता है। ठीक, तो रख लेना सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, देखो सर इसको ना हम इग्नोर करते हैं सर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इतना कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कि यू कैन इग्नोर दिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत कम आएगा, 0.0 समथिंग आएगा, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इस पे प्लस करना है ना, तो इतना अमाउंट नहीं भी करेंगे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय 55.5 इज इक्वल टू, काई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.129 इंटू 10⁻⁴, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी इसमें ज्यादा परेशानी हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये फाइनल आंसर मोल में आएगा, इंटू 10⁻⁻³ करना। मिली में कितना होता है सर, मिली जब भी लिखा होता है ना तो वो 10⁻³ होता है, किलो जब भी लिखा होता है 10⁻³ होता है। मैंने यहाँ इसीलिए तो किया, किलो बार था तो मैंने 10⁻³ लगा दिया यहाँ, तो वो करके आप कर लेना। वैसे ये बहुत सिंपल था, तो हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ समझ नहीं आया तो आप बोलते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग एट योर ओन प्लेसेस, कीप स्टडीइंग वेरी हार्ड बिकॉज योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्लास। आप कहाँ से क्या बनेंगे वो इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। अगले साल आप बहुत स्पेशल एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं। टिल दैट कीप वर्किंग हार्ड, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन ईच मैटर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। अल्लाह हाफिज।